This video is for educational purposes. Everything you will see in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मिस्टर बैम्बिया और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। मगर जब लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे वहशी कातिल का पता चला तो लोग दंग रह गए। तो ये बात साल 2020 की हुई कि नवंबर 2020 में अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि ये चीज भारत में नहीं हुई, क्योंकि भारत में जून 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगाए कोर्ट रूम में दाखिल होती है और कैमरे को देखकर कभी हंसती है तो कभी अजीब अजीब सा फेस बनाती है। उसकी ये जो ओरिजिनल वीडियो थी वो करीब 7 साल पुरानी यानी साल 2013 की थी। पैनोरमा 2020 में लोगों ने उसकी इस वीडियो के साथ टिकटॉक पर डुएट बनाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर टिकटॉक पर डालने लगी और देखते ही देखते वो लड़की इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना डाला, और ये सब इसलिए क्योंकि वो लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये लड़की कौन और इसने ऐसा क्या क्राइम किया था। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इजाबेला गुजमैन, जो कि अपनी मां जुन्नी हुए और सौतेले पिता रयान हुई के साथ अमेरिका में कोलोराडो के अरोरा शहर में 2624 साउथ नीमा स्ट्रीट में रहा करती थी। उसके जो कोर्ट तक पहुंचने की कहानी है उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को, और उस वक्त इजाबेला की जो उम्र थी वह सिर्फ 18 साल थी। और ये कहानी का वो पार्ट है जो कि अगर नहीं होता तो शायद इजाबेला कोर्ट तक नहीं पहुंचती, और ना ही वो टिकटॉक पर वायरल होती, और ना ही मैं कोई कहानी सुना रहा होता। तो हुआ ये कि मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम इजाबेला की मां यूनानी हुए अपने स्टूडियो से काम खत्म करके वापस अपने घर लौट रही थी। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें उनके पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे इससे पहले भी कई बार इनमें हमको ये बात बता चुके थे कि जब भी वो घर पर नहीं होती है तो इजाबेला अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को अपने घर लेकर आती है, और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज सुनते थे तो खिड़की से कूदकर भाग जाया करते थे। मगर उस वक्त इनमें हर को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब 27 अगस्त 2013 की शाम उन्होंने खुद अपनी आंखों से एक लड़के को इसाबेला के कमरे की खिड़की से भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके पड़ोसी की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और अपने दूसरे पति रयान हुए, जो कि इसाबेला के सौतेले पिता थे, उनके साथ सीधे इसाबेला के कमरे में पहुंच गए और उन लड़कों के बारे में पूछने लगे। मगर इजाबेला ने उनके किसी भी बात का जवाब इसे नहीं दिया। उसकी मां ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसाबेला ने कोई भी बात समझने की बजाय उल्टा अपनी मां के ऊपर ही जोर जोर से चिल्लाना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो गुस्से में अपनी मां के मुंह पर ही थूक कर चली गई। इस बात से उनमें होनी को बहुत धक्का लगा और इसाबेला के इस बर्ताव ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर लग रहा था। इसलिए वो पूरी रात अपने कमरे में अंदर से गेट लॉक करके अपने पति रयान हुई के साथ ही रही, जबकि वो अक्सर अपने कमरे में अकेले ही सोया करती थी। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची। दरअसल इसाबेला गुजमैन का जन्म 9 जून 1995 को इसी अरोरा शहर में हुआ था। मगर उस वक्त वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गुजमैन और अपनी मां यून गुजमैन के साथ इसी शहर में कहीं और रहा करती थी। इसाबेला के जन्म के बाद उसके माँ बाप एक साथ मिलकर अरोरा के टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लेते हैं, जिसका नाम वो अपनी बेटी के नाम पर बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी बेटी इजाबेला से बहुत प्यार करते थे और इजाबेला भी अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी। खासकर अपने पिता रॉबर्ट गोल्डमैन से तो पूरा परिवार शादी खुशी अपने दिन काट रहा था। मगर फिर साल 1999 आते आते चीजें बिगड़नी शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। बात इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला कर लिया, और फिर साल 1999 में ही रॉबर्ट गुडमैन और यूनी गुजमैन तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। और उस वक्त इसाबेला की जो उम्र थी वह महज 4 साल थी।
क्या तलाक के बाद इजाबेला की कस्टडी उसकी मां को ही मिली, इसलिए अब इजाबेला अपनी मां के साथ उसी शहर में कहीं और रहने लगी। इसाबेला जो थी वो बचपन से ही थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल टाइप की थी, पर अपने माँ बाप के तलाक के बाद वह और ज्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी सी हो गई थी। मगर इजाबेला का ये गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब तलाक के करीब 1 साल बाद यानी साल 2000 में उसकी मां युनमी ने एक दूसरे शख्स रेयान के साथ शादी कर ली, जो कि अब इसाबेला का सौतेला पिता था। इसाबेला इस बात से बहुत गुस्सा थी कि अब उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं जानती थी क्योंकि वो अपने सगे पिता रॉबर्ट गुजमैन से बहुत प्यार करती थी। और यहीं से चीजें बद से बदतर होनी शुरू होती है, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे इसाबेला बड़ी हो रही थी उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़ों और खिलौनों की डिमांड करती, और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो इस बात पे अपनी माँ से लड़ती और झगड़ती, यानी वह पूरी कोशिश करती कि वो इसाबेला की हर डिमांड पूरी करे, जिसके लिए वो अपने स्टूडियो के अलावा और भी दूसरे पार्ट टाइम जॉब करने लगी। पर फिर भी वो इसाबेला की कई डिमांड को पूरा नहीं कर पाती थी। जब इसाबेला सिर्फ 7 साल की थी तो उसके इस गुस्सैल बर्ताव ने उसकी माँ को इतना परेशान कर दिया कि अब उसे संभालना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने इसाबेला को उसके सगे पिता रॉबर्ट के पास भेज दिया। पर कुछ दिनों बाद ही वो वापस अपनी मां के पास आ गई। हालांकि बावजूद इसके उसके बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद जब इसाबेला 14 साल की हुई तो उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इसाबेला, उसके माता पिता और सौतेले पिता ये सभी जगहों विटनेस थे, जो कि ईसाई धर्म की ही एक शाखा है। पर इस धर्म को मानने वाले लोग न तो क्रिसमस मनाते, न ईस्टर और न ही कोई दूसरी छुट्टियां। यहाँ तक कि ये लोग अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते, और शायद इन्हीं सब पाबंदियों की वजह से इसाबेला ने अपने धर्म को भी छोड़ दिया। वो पूरे आज़ाद ख्यालों वाली लड़की बन गई थी। ना तो वो अपने माँ बाप का कहना मानती, नए ढंग से स्कूल जाती, बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती। कई बार तो वो 3 दिन 4 दिन तक घर और स्कूल से गायब रहती, और जब उसकी माँ उसे समझाती तो वो उनसे ही लड़ने लगती। वो स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, बसों किसी तरफ पास हो जाया करती थी। मगर जब वो 12th क्लास में की तो उसकी अटेंडेंस उस साल इतनी कम थी कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम से सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया, और इस चीज से उसकी माँ को बहुत धक्का लगा, जिसके बाद उसे खूब समझाया गया पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर उसने वो काम किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और वो था अपनी ही माँ के मुंह में थूकना। जिसके बाद जन्मी हॉय ने पूरी रात डर के साए में गुजारी। क्या किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वो रात बीत गई और अगला दिन आ गया। अगले दिन यानी बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह जब भी वो अपना मोबाइल चेक करती है तो देखती है कि इसाबेला ने पिछली रात उन्हें मेल किया था। पर जब वो उस मेल को ओपन करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल बी, जिसमें कि इसाबेला के कहने का मतलब था कि तुमने मैसेज जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। इस मेल को देखने के बाद अब यून में और भी डर जाती है। फिर वो ये मेल अपने पति रेयान को भी दिखा दी, और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। आखिरकार जून में हुए पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और 28 अगस्त 2013 की दोपहर में पुलिस को कॉल कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उस मेल के बारे में बताया जाता है जो कि इसाबेला ने भेजा था, पर क्योंकि ये घरेलू मामला था इसलिए पुलिस पहले तो इसाबेला को समझाती है और फिर बाद में ये वार्निंग भी देती है कि अगर अब उसने दोबारा ऐसा बर्ताव किया तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। और इसाबेला 2 महीने पहले ही जून 2013 में 18 साल की हुई थी। तो इसाबेला को वार्निंग देने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद इसाबेला भी अपने बेडरूम में चली जाती और युद्ध में हुए अपने काम पर जाने के लिए ट्रांसजेंडर की तरफ निकल जाती है। पर जुल्मी हॉय के मन में अभी भी एक डर सता रहा था, इसलिए जब वो अपने स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने सारी बात अपने पहले पति यानी रॉबर्ट गुजमैन को ही बताई। और क्योंकि वो अपनी बेटी इसाबेला से बहुत प्यार करती थी और इसाबेला भी उनसे उतना ही प्यार करती थी, इसलिए यून वो रॉबर्ट से कहती है कि वो उसके घर जाकर इसाबेला से बात करे और उसे समझाए। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि जुल्मी हुई और रॉबर्ट गुजमैन का तलाक तो हो गया था, पर वो अभी भी एक साथ बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो में ही काम कर रहे थी। तो पूरी बात सुनने के बाद रॉबर्ट गुजमैन उसी दिन यानी 28 अगस्त 2013 की शाम इसाबेला से मिलने उसके घर पहुंचते हैं।
उस वक्त भी इसाबेला अपने बेडरूम में ही थी, बल्कि दोपहर में पुलिस के जाने के बाद से ही वो अपने बेटों से बाहर आई ही नहीं। पर जब उसके पिता वहां पहुंचे तो वो इसाबेला को लेकर घर के बैकयार्ड में गए और वहां पर बैठकर उसे शांति से समझाने लगे कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अगले करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो इसाबेला को इसी तरह समझाते रहे और इस पूरी बातचीत के दौरान इसाबेला ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला, बस अपने पिता की हर बात चुपचाप सुन रही थी और अपना सर हमें हिला रही थी। जिस तरीके से इसाबेला बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी, उसे देखकर रॉबर्ट को लगा कि शायद अब वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी। पर सच्चाई तो ये थी कि इसाबेला अपने पिता की किसी भी बात पर ध्यान दे ही नहीं रही थी, बस वो हर बात को इस कान से सुन रही थी और उस कान से निकाल रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसे कि वो शायद पहले ही प्लान कर चुकी थी। तो इसाबेला को समझाने के बाद उसके पिता शाम करीब 6:30 बजे के आसपास वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद इसाबेला भी वापस अपने बेडरूम में चली जाती है। इसके ठीक 3 घंटे बाद रात करीब 9:30 बजे के आसपास यूमी हॉय भी अपना काम फिनिश करके वापस घर पहुंचती है और वो अपने साथ वैन के लिए मैकडॉनल्ड से रात का खाना भी लेकर आई थी। घर पहुंचने के बाद यून मीडिया से पूछती है कि इसाबेला कहाँ है, तो वो कहता कि उसे नहीं बता पा रहा। उसे करीब 1 घंटे पहले जब 8:30 बजे के आसपास इसाबेला को घर के किचन में देखा था। रेयान की बात सुनने के बाद जेनी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रेयान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है, जो कि जून में उसके लिए लाई थी। इसके थोड़ी देर बाद ही रात करीब 10 बजे से थोड़ा पहले ही रेयान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से दमदम की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो, और फिर कुछ सेकंड बाद ही यून में चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही रेयान ऊपर उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और वो जैसे ऊपर पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और शावर के चलने की आवाज आ रही है। फिर वो बाथरूम के जब और करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इसाबेला की एक झलक देखी, मगर उसने जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, इसाबेला ने अंदर से पूरी जान लाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से यूनी होकर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी और बाहर से रेयान बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसे पूरी जान लगा दी दरवाजे को खोलने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अभी वह सोच रहा था कि दरवाजे को कैसे खोले कि तभी उसकी नजर नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है, और ये देखते ही उसकी हवा खराब हो गई। वो तुरंत भागकर नीचे गया, अपना फोन उठाया और न्याय मनोहन पर पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रॉब के करीब 10:05 हो रहे थे। कॉल पर रेयान ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। इसके बाद रेयान पुलिस को पिछली रात और सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा और बताते बताते ऊपर पहुंच गया। तभी अचानक से रेयान ने जोर की आवाज सुनी, जो होगा मतलब कि भगवान, और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी जुन्नी हुई की थी और ये उसकी आखिरी आवाज थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से इजाबेला एक पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा पत्थर को शक्ल के शॉर्ट्स पहने हुए बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका बदन खून में सना हुआ था और उसने अपने सीधे हाथ में एक चाकू ले रखा था, जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। इसाबेला को इस हालत में देखकर रेयान सन रह गए और वो जहां खड़ा था वहां खड़ा का खड़ा रह गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, लेकिन इसाबेला ने रेयान की तरफ देखा तक नहीं और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। उसी दरमियान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ चली गई। इसके बाद रेयान फौरन भागकर बाथरूम में गया, पर वो जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीवी जुन्नी हॉय बाथरूम के फर्श पर नंगी हालत में पड़ी थी। यानी हॉल के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान था और उसके पूरे चेहरे और सीने पर चाकू घोंपने के अनगिनत निशान थे और उसके बगल में एक लकड़ी का बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रेयान जो है वो अभी भी कॉल पे ही था और जब उसने पुलिस को अपनी बीवी के हालत के बारे में बताया तो पुलिस ने उसे अपनी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। इसलिए रेयान यूनी हॉल को सीपीआर देने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध में लगातार दोनों खुली आंखों से बस छत की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर ये साफ लग रहा था कि गुन्नी हॉल की मौत हो चुकी है।
खैर, रेयान के कॉल के 11 मिनट बाद रात लगभग 10:16 बजे पर अरोरा पुलिस भी वहां पहुंच गई और इसके थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी थी। उसके बाद उन्होंने यूनी हॉल की जांच की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 बजे पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद अरोरा पुलिस इसाबेला को ढूंढना शुरू करती है, मगर वो पूरे घर में कहीं नहीं मिली। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है, क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद इसाबेला उसी तरफ गई थी, मगर वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस इसाबेला के फोन के सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि इसाबेला का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद अरोरा पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है, क्योंकि वो आम लोगों के लिए भी खतरा हो सकती थी। पुलिस उसके पास हथियार भी था और पब्लिक से यह अपील करती है कि वो जहां भी जिसे भी दिखे वो तुरंत पुलिस को खबर करे। इसी बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को यानी हुई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि जुल्मी हुई के ऊपर 79 टैंक्स 79 बार चाकू से हमला किया गया था, जिनमें से 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले और सीने पर वार किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट की सुनवाई के दौरान पता चला कि जो भी हो के ऊपर 79 नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिनमें से 35 बार उसके चेहरे पर, 51 बार उसके गले पर और बाकी के 65 हमले जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर किए गए थे। इसके अलावा चाकू मारने से पहले उसे बेसबॉल से भी पीटा गया था। तो जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया में आई तो ये खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी ही मां का इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था। इधर पुलिस भी इसाबेला को ढूंढने में लगी थी, पर उन्हें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली थी। तभी अचानक से उसी सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास नए हरमन पर एक गुमनाम कॉल आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि 2851 साउथ पाकर रोड के पार्किंग गैराज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही अरोरा पुलिस तुरंत साउथ पार्क रोड की तरफ निकलती है, मगर जब वहां के पार्किंग गैराज में पहुंची तो जिस कार के अंदर बॉडी पड़ी थी वो गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को ये समझ नहीं आता कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहां हो गई, और वो भी दिन के उजाले में। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो पुलिस को उस कार से कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि इसाबेला और यूनी होने के मर्डर से लिंक हो रही थी। इसलिए पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को उस पूरे एरिया में तैनात कर दिया। करीब 2 घंटे बीत गए, मगर पुलिस को कुछ नहीं मिला। पर फिर तभी उन्हें पार्किंग गड्ढा से एक लड़की बाहर आती हुई दिखी, जिसने की पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और इंटरकोस कलर के शॉर्ट्स पहन रखे थे। पुलिस को लगा कि ये इसाबेला हो सकती है, पर फिर भी पुलिस कंफ्यूज करना चाहती थी, इसलिए उनमें से एक अंडरकवर ऑफिसर उस लड़की से बात करने के बहाने उसके करीब गया, और जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि वही इसाबेला गुजमैन है। इसके बाद वो इसाबेला के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही 2 और सादी वर्दी वाले पुलिस उसके साथ साथ चलने लगे, और वो जैसे ही बाहर पार्किंग मैदान में एक झाड़ी के पास पहुंची, उन तीनों पुलिस वालों ने इसाबेला को घेर लिया और अपनी बंदूक उसके ऊपर तानी। इसाबेला ने यहाँ भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि जब पुलिस वालों ने उसकी पहचान के लिए उसे उसकी आईडी दिखाई तो उसने कहा कि आईडी वाली लड़की की शक्ल तो उससे जरूर मिलती है, पर वो इसाबेला गुजमैन नहीं है, बल्कि उसने कहा कि उसका नाम समंथा गोंजालेज है और उसने सिलहाटी ओहायो में रहती है। पर उसके कपड़े और कपड़ों पर लगे खून ये साफ साफ इशारा कर रहे थे कि वही इसाबेला गुजमैन है। इसलिए पुलिस वाले उसकी किसी भी बात कह की नहीं करते, और आखिरकार मर्डर के लगभग 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 की दोपहर 2 बजे पुलिस इसाबेला गुजमैन को उसके घर से 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग से गिरफ्तार कर लेती है। पर अब भी एक सवाल बाकी था कि आखिरकार में जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी और वो गायब कहां हो गई। तो इसका जवाब ये है कि जो लाश उस कार में पड़ी थी वो कोई लाश नहीं बल्कि खुद इसाबेला गुजमैन थी। दरअसल हुआ ये कि पिछली रात अपनी मां का कत्ल करने के बाद इसाबेला ने घर से कार उठाई और अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर 2851 साउथ पाकर रोड के पास बने पार्किंग गैराज में लगा दी, और उसके बाद उसी कार की पिछली सीट पर जाकर सो गई। और क्योंकि उसके पूरे बदन और कपड़ों पर खून लगा था, इसलिए अगली सुबह जब लोगों ने इसाबेला को कार में सोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि कार में कोई लाश पड़ी है, जिसके बाद उन्होंने बर्मन पर कॉल किया और पुलिस वहां पहुंची।
मगर तब तक इसाबेला कार से उठकर पार्किंग गराज के अंदर चली गई थी और जब बाहर आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, इसाबेला गुजमैन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर फर्जी डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी पर अरोरा सिटी जेल में भेज दिया गया। इसके करीब एक हफ्ते बाद 5 सितंबर 2013 की सुबह इसाबेला को कोलोराडो के शराब काउंटी कोर्ट में पेश होना था, जहां उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से चार्जेस लगाए जाते। मगर उस दिन उसने सुबह कोर्ट जाने से ही मना कर दिया और वो अपने घर से बाहर आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक के लिए टालनी पड़ी, पर बाद में किसी तरह जबरदस्ती खींचकर उसे उसके सेल से बाहर निकाला गया, फिर कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वो सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। पहले तो उसने कोर्ट में आने से मना किया, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती लाना पड़ा, और जब वो कोर्ट में पहुंची तो मीडिया के कैमरे को देखकर कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। शराब काउंटी कोर्ट के जज ने इसाबेला गुजमैन के ऊपर मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए और साथ ही जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता वो तब तक कोई बेल भी नहीं ले सकती थी। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इसाबेला गुजमैन का ट्रायल शुरू हुआ, और क्योंकि जब उसने अपनी मां का मर्डर किया तब वो 18 साल की एक अडल्ट थी और जिस बेरहमी से उसने अपनी मां के ऊपर 151 बार चाकू से हमला किया, उसे देखकर ये पक्का था कि इसाबेला को मैक्सिमम सजा यानी डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इसाबेला के वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पांच की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ साफ लिखा था कि इसाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी से जूझ रही है। बाद में डॉक्टर रिचर्ड पांच ने अपनी गवाही में भी इसाबेला की दिमागी बीमारी को सही ठहराया। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट में ये भी बताया कि जिस वक्त इसाबेला अपनी मां का कत्ल कर रही थी, उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी मां को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि वो एक सिसिलिया नाम की औरत को मार रही है, और ऐसा करने के लिए उसे सपने आते थे, और वो अगर ऐसा नहीं करती तो उसके हिसाब से पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कोर्ट के जज जॉर्ज ब्रोसनन ने सारे रिपोर्ट्स और दलीलें देखने और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया, और उस फैसले में उन्होंने इसाबेला की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उसे कोई सजा नहीं सुनाई और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया, और कहा गया कि जब तक इसाबेला अपने और समाज के लिए खतरा नहीं रह जाती तब तक वह वहीं रहेगी। अब इसमें चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर पूरी जिंदगी, तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसाबेला को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया, और अगले करीब 6 साल तक, बल्कि 6 से भी ज्यादा सालों तक इसाबेला उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में ही रही और उसका इलाज चलता रहा। पर फिर नवंबर 2020 में जब इसाबेला 25 साल की थी तो उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने एक नई चीज के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे, और जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा तब उसे और ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि बाद में जब इस बात की मेडिकेशन की गई तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जब उसने अपनी मां का खून किया तब वो अपने होश में नहीं थी, पर अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब ना ही वह खुद के लिए और समाज के लिए कोई खतरा है, इसलिए उसे इस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से रिहा कर दिया जाना चाहिए। अचानक से टिकटों पर उसकी 7 साल पुरानी कोर्ट की वीडियो वायरल होने लगी, और सोशल मीडिया, खासकर टिकटों का तो आपको पता ही है कि लोग बिना सोचे समझे एक फ्रेंड को बस फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ भी ठीक यही हुआ। लोगों ने ये बिना सोचे समझे कि उसने पास में क्या किया है, उसके स्पोर्ट में आगे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत और मासूम थी। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इजाबेला ने जो अपनी मां का कत्ल किया है वो उसी लायक थी, और ऐसी चीजें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानियत कहां से कहां जा रही है। हालांकि इस इंटरव्यू से इजाबेला को जरूर फायदा हुआ, क्योंकि अगले ही साल जून 2021 में इसाबेला गुजमैन को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से इस शर्त पर छुट्टी दे दी गई कि वो लगातार टाइम पर अपने डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। तो कुल मिलाकर इजाबेला ने जो कुछ भी किया वो चाहे गुस्से में किया हो या दिमागी प्रॉब्लम की वजह से, वो अलग बात है। पर अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से बाद में लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना पूरी कहानी जाने, सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसके काम को सही ठहराने की कोशिश की।
वो बहुत गलत है, जबकि मैं मानता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी अपराधी को उसकी खूबसूरती, उसका रंग, उसकी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं, बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। तो ये पूरी कहानी इजाबेला गुजमैन की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मैं माँ बाप से अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।